नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। हुआ गया होस्ट दोस्त प्रतीक सिंह। हाँ मेरे दोस्तों, आगे हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर के एनालाइजर की ओर से पॉलिटी संविधान का अगला क्लास शिक्षक भर्ती कला संकाय में आप वीडियो नंबर 10 देख रहे हैं, जिसमें आप देखने वाले हैं आज आप पहला मौलिक अधिकार जो आप देखने वाले हैं, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पूरा। इसमें आज आप पूरे हर एक अनुच्छेद को 14, 15, 16, 17, 18 हर एक अनुच्छेद को आप अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, पूरा उसको अच्छे से महसूस करेंगे। और इसको मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूँ कि इस एग्ज़ाम की दृष्टि से तो हर साल एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिक्स, अगर 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि यहाँ से आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन देखने मिलेगा ही मिलेगा आने वाले फिर एग्ज़ाम में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप एक धरती पे मानव जीवन पैदा हुए हैं अपने देश में, तो आपको खुद को एक जागरूक नागरिक के तौर पे भी आपको आपके मौलिक अधिकार पता होने चाहिए। उसमें भी आपको सबसे पहले आपका समानता का अधिकार तो पता होना चाहिए, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, है ना। तो इन सभी को आज हम अच्छे जानेंगे, समझेंगे। तो आइए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। आने वाले समय में क्वेश्चन देखने मिलने वाला है आपको। तो एकदम लाइट बंद कीजिए, फ़ोन में सिर्फ हेडफोन लगाइए, कान में हेडफोन लगाइए, लाइट बंद करके चुपचाप बस फ़ोन सामने रखिए, कॉपी किताब सब बंद कीजिए, चुपचाप ध्यानपूर्वक मुझे देखिए और मेरी बातों को सुनिए। आपके अंदर तक बस जाएगा ये ध्यान। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो जो मेरे शिक्षक भर्ती कला संकाय वाले लोग हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसमें है ही, साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इनके एग्जाम में फिर देखने मिलेगा और गारंटी है कि देखने मिलेगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। आइए, तो सर फिर पूरे 22 भाग का लिस्ट जो आपको हर एक भाग से पहले लगवाता हूँ ताकि आपको मैं याद कराऊँ। तो आइए आज हम पहले 22 भागों को पढ़ लेते हैं, फिर हम समानता के अधिकार के अंदर प्रवेश करेंगे। सर पूरे 22 भाग में से आपको पता है सर, टोटल 22 भाग है संविधान में, जिसमें 395 अनुच्छेद है। सर इस 22 भागों में जो पहला भाग है सर, कोई ना कोई क्षेत्र होगा। तो हाँ सर, संघ राज्य और उसका क्षेत्र, जैसे कि भारत भूमि क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद सर कोई भी क्षेत्र चारों दिशाओं में बटा होता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 आ गया। सर उस क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र में कोई आदमी वहाँ रहेगा तो आदमी वहाँ का नागरिक कहलाएगा, इसलिए भाग 2 हो गया। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग वहाँ के नागरिकता प्राप्त लोग, अर्थात भाग 2 हो गया नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। फिर आ गया सर आपका भाग 3 कि जो भी वहाँ पे नागरिक हैं, उस क्षेत्र में जो भी नागरिक है उनको उनका मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। इसलिए भाग 3 में मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, 1 से 4, 5 से 11, 5 दूनी 10 प्लस 1 एक्स्ट्रा 11, तो 5 दूनी 10 और 1 11। फिर 12 दूनी 36, 12 तिया 36 से 1 कम 35। दोस्तों भाग 4 आ गया। जब आपके भाई आप किसी क्षेत्र में वहाँ के नागरिक जो है उनको मौलिक अधिकार दे दिए, और उन मौलिक अधिकारों को भाई सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण करना, हर एक काम कौन करेगा सर? राज्य करेगा। अर्थात वहाँ उनके द्वारा ही चुनी हुई, वहाँ के नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों को उपयोग करके चुनी गई सरकार जो है, जिसको आप राज्य बोलते हैं, वहाँ राज्य ही उनके हितों के लिए जो नीतियाँ बनाएगी। तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको निर्देशक के रूप में, उनको गाइडलाइंस के तौर पर उन तत्वों को ध्यान में रख के कोई भी नीति बनाएगी राज्य। इसलिए भाग 4 हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51। सर 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। सर 1 से 4 चार दिशाओं में कोई क्षेत्र होता है। सर नागरिकता में सर क्या है? 5 दूनी 10 और 1 11। सर आपके मूलभूत अधिकार में क्या है सर? आपका 12 तिया 36 से 1 कम 35। देखिए इसमें प्लस 1 कर रहे हैं, माइनस 1 कर रहे हैं। और सर लास्ट में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 35 के बाद 36 से 51 तक। और सर ये 4 है तो 4 में ही ए, अर्थात भाग 4 के बाद आपका संशोधन करके जोड़ा गया था 4A, जिसमें आप देखते हैं मूल कर्तव्य। कहाँ तक सर? भाग 4 के बाद भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी। दोस्तों उसके बाद आता है आपका मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, यह है FR। और ये दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी बोले अगर तो कर्तव्य हो गया, फंडामेंटल राइट्स बोले तो अधिकार हो गया। तो FR और FD दोनों के बीच में DPSP। ठीक, तो भाग 4 4A मूल कर्तव्य, जिसमें अनुच्छेद है। देखिए सर ये
4 से ही 4A हुआ है, तो ऐसे ही अनुच्छेद 51 से 51A होगा, भाग 4A। ठीक, आज आप यहाँ तक पढ़िए 4A तक, यही के बाद काम खत्म करते हैं। मगर अभी हम मेन रूप से क्या देखना है सर, मेन रूप से आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले वो है आपका भाग 3, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत या मौलिक अधिकार, जो कि आपका आता है अनुच्छेद 12 से 35 में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 12 एंड 13 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 14 से लेकर के 18 तक, जिसको आप जानते हैं सबसे पहला अधिकार समानता के अधिकार के रूप में। तो आइए हम देखते हैं समानता का अधिकार। ठीक, और उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें हिंट के तौर पर लिखवा देना चाहता हूँ। अनुच्छेद 12-13 आप लास्ट क्लास में पढ़े थे, इस चीज़ों को लिख नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए, आगे पूरा कंटेंट ऐसा रेडी है ना, आपको सब मिलेगा। ये जो टेबल आपको पता था, चलिए पहले इस टेबल को बढ़ा देता हूँ एक बार, हाँ सर, ताकि आपको हर एक अधिकार याद आ जाए। सर मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हाँ सर जो आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं, और 12 से 35 को ऐसा विभाजन नहीं होता, इसमें होता है 12-13 अलग, हाँ सर। उस सबसे आप आगे सर 14 से 32 तक ऐसा, और सर उसके बाद आपका आ गया 33, 34 और 35 ये अलग। तो 12-13, 14-32, 33-34, 35। तो 12-13 आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं मुझसे। इसमें आप राज्य का देखे, परिभाषा देखे थे कि राज्य का मतलब क्या होता है। उसी को आज मैं कुछ की पॉइंट्स में आपको लिखवा दूंगा, ताकि आपको दिमाग में आपके बैठे रहे। फिर 13 में आप देखिए सर, 13 के तहत ही जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों, उसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि उसमें ही उसने कहा था कि कोई भी नियम कानून मौलिक अधिकारों को नहीं छीनेगी। इसलिए क्या कहा गया कि भैया सर्वोच्च न्यायालय ही हमारा संरक्षक है। अर्थात मौलिक अधिकारों को संरक्षक बोले या संविधान का संरक्षक बोले, तो आप बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय ही संरक्षण का काम करती है अनुच्छेद 13 के तहत। उसके तहत वो न्यायिक पुनर्वलोकन भी कर सकती है। यस, और 14 से 32 में फिर आप जब पढ़ेंगे 14 से लेकर 18 तक, इसमें ही 14 से 18 तक, जिसमें आप पढ़ेंगे समानता का अधिकार। ठीक, चलिए, तो बैकग्राउंड हो गया, बन गया आपका। अब आगे आते हैं सर, पहले आप पढ़ चुके हैं, अब आप 14 से 18 पढ़ेंगे समानता। सबसे पहला अधिकार समानता था, तो हाँ सर, सबसे पहला अधिकार था समानता का अधिकार, जो आज आप पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो समानता का अधिकार 14 से 18। जब समान हो जाए इस धरती पर, फिर आप क्या बोलते हैं कि भाई मुझे स्वतंत्रता चाहिए। तो अब ये सेकंड अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। 14 से 18 वो हो गया, और 18 में 19 आता, तो 19 से लेके 22। ठीक है सर। उसके बाद आ गया दोस्तों आपका अगला समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। अभी दोनों अधिकार पे आपको कोई शोषण तो नहीं कर रहा है ना, तो हो गया तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब दोस्तों समान हो गए, स्वतंत्र हो गए, कि कोई आपका शोषण अब नहीं कर रहा है, तब आप जाएंगे अपने धर्म की ओर, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 24 के बाद 25 से लेकर 28, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आएगा आपके, ये 28 हो गया है, तो सर 29 से लेकर के आपका 30, तो 29-30 इसमें दो ही है, जैसे यहाँ 23-24 है, 29-30 है। फिर लास्ट में सर आगे सांस्कृतिक के बाद आपको पता था सर 6वें नंबर पे कौन था, संपत्ति का अधिकार, जिसको आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा करके 301 या क में जो कि विधिक अधिकार वहाँ डाला गया विधिक अधिकार में। मगर संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार, तो कभी ये शब्द याद रखेंगे, किस में डाला गया, तो विधिक अधिकार में डाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था पहले, संविधान संशोधन 44वें 1978 के द्वारा उसको डाल दिया गया विधिक अधिकार में। डाले हैं विधिक अधिकार में, मगर है क्या हुआ, तो वह है आपका संपत्ति का अधिकार है आज वर्तमान में एक कानूनी अधिकार। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक, वो मौलिक अधिकार था, डाल दिया विधिक अधिकार में, है वो कानूनी अधिकार। चलिए, तो उसके जगह भैया वो हट गया, 7 थे, तो 7वें नंबर वाला होगा, 6वां हटेगा तो 6वां बन जाएगा ना, तो सर आपका 6वां बन गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात कोई भी आपके अधिकार छीने तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको जो भी संवैधानिक अधिकार हैं उसका उपचार इलाज करवा सकते हैं, और कोई उनको छीन लेता है आपसे तो आर्टिकल 32। ठीक, वही जो आपको समझाया कि सर इसमें पहले जो 6वां था, जो ये 7वें नंबर था, 6वां जो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में, उसको आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300A विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। मगर है कौन ये कानूनी अधिकार।
चलिए तो आज आप पढ़ेंगे मेन मुझसे सर समानता का अधिकार 14 से 18। तो हम पढ़ेंगे सर समानता का अधिकार 14 से 18। देखिए समानता का अधिकार माने देखिए मेल फीमेल दोनों समान है, तराजू बराबर है, तो ऐसे सिर्फ मेल फीमेल पे नहीं, हर एक चीज़ में आपको समानता मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे सर अनुच्छेद समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक, अर्थात 14, 15, 16, 17, 18। बोला हर एक चीज़ आपके दिमाग में इतना रिवीजन होगा, सब बैठ जाएगा। बोलते हैं लोग याद करना पड़ता है, रटना मारे यार, जब एक प्रॉपर वे सही तरीके से पढ़ेंगे ना, रिवीजन करते करते आपको रटना नहीं बैठेगा, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठते चलेगा। समानता का अधिकार 14 से 18। मगर इससे पहले मैं आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया था सर 12 और 13, इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ जो कि मेरे नोट्स से आपके लिए लेके आया हूँ। दो टेबल बनाता हूँ, एक तरफ से आपका अनुच्छेद 12 और एक तरफ दोस्तों आपका अनुच्छेद 13। ठीक, अनुच्छेद 12 में तो आपको पता ही सर, इसका नाम है राज्य की परिभाषा, अर्थात राज्य क्या होगा वो इसमें बताया गया है। ठीक, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 के ही मेरे नोट्स से देखिए, मैं अपने नोट्स को बना के रखा हूँ, आपका अपने समय पढ़ा हुआ नोट्स, उससे आप कुछ लिखवा दे रहा हूँ। हाँ सर, नोट्स का भी एक नियम याद रखिएगा, जब आप कभी पढ़ रहे हैं ना पहली बार, उस समय नोट्स कभी नहीं बनाते हैं, उस समय सिर्फ ध्यानपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं, उसी से आपका सबसे ज़्यादा आपको समझ विकसित होता है। जब आप देख लिए, सुन लिए, जब क्लास चल रही है तो उसके सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में जब आप उस क्लास को रिवीजन करते हैं तब नोट्स बनाइए, ताकि आप उसको अच्छे समझ विकसित हो जाए। तो अपनी समझ के आधार पर जब आप उसको बनाएंगे तो वो होता है रियल नोट्स। ये नहीं कि टीचर पढ़ा वैसे से लिख दिए, छाप दिए, वो दोस्तों नोट्स नहीं, वो है कॉपी पेस्ट। और नोट्स का मतलब है आप केवल वही नोट करेंगे जो आपकी समझ के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक, तो सर अनुच्छेद 12 था राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 था आपका सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। न्यायालय की शक्तियां, ठीक है सर। 12 में आप देखिए सर राज्य की परिभाषा में राज्य क्या है, तो राज्य का मतलब था दोस्तों आपके केंद्र स्तर पर, सर राज्य का मतलब था आपके राज्य स्तर पर, और सर राज्य का मतलब था आपके जिला स्तर पर। जो चीज़ें लिखा रहा हूँ याद रखिएगा, क्योंकि भाई आपका राज्य, राज्य मान के कोई निश्चित भूखंड हो, उसको कोई नागरिक रहे, अपनी तरह की सरकार का चयन करे, उस सरकार दो संप्रभु हो, उसी को राज्य बोलते हैं ना। तो उस सरकार कहाँ दिखती है ऐसा, एक निश्चित भूखंड है, उसको नागरिकों ने अपने लिए सरकार, नागरिक रहते हैं, नागरिकों ने अपनी सरकार चुनी है, सरकार उनके संप्रभु हो। हाँ सर, आपको केंद्र स्तर पर दिखती है, केंद्र स्तर पर आपको दिखती है संविधायिका मैंने संसद, है ना। ऐसे केंद्र स्तर दिखते भैया क्या, कार्यपालिका, है ना, मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका। तो विधायिका में आपका आ जाता है भैया पूरा संसद, जो कि नियम कानून बनाती है। ठीक, दोस्तों कार्यपालिका में आ जाते हैं आपके पूरे मंत्रिपरिषद, जो नियम कानून को लागू करते हैं। सर राज्य स्तर पे, सर राज्य स्तर पे भी आपको ही देखने मिलता है विधायिका और कार्यपालिका। राज्य स्तर पर सर आपकी एक विधायिका है, राज्य स्तर पर आपकी सर कार्यपालिका है ना भाई। तो यहाँ पे आपका सर विधायिका में आ जाता है विधानमंडल, मैंने विधानसभा, विधान और परिषद, विधानमंडल लिख रहे हैं। विधानमंडल में दोनों आते हैं, सभा और परिषद, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद आ जाएंगे। और कार्यपालिका में सर आपकी क्या, मंत्रिपरिषद। भाई राज्य स्तर पे तो मंत्री होते हैं ना, यहाँ सर मंत्री परिषद होती है ना। हाँ, खाद्य मंत्री, युवा कल्याण मंत्री, यस सर। और उसको जिला स्तर पर आप लिख लीजिए, कार्यपालिका केवल होती है, यहाँ कोई नियम कानून नहीं बनते, यहाँ केवल कार्यपालिका होती है। जिला स्तर पर केवल कार्यपालिका होती है, जिला स्तर पर कोई नियम कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं होती है। कार्यपालिका होती है जिसे आप जानते हैं स्थानीय निकाय के रूप में। स्थानीय निकाय में आज आपका आ जाता है कौन, पंचायती राज और नगरीय निकाय। तो पंचायती और नगरीय निकाय दोनों आ जाएगा आपको स्थानीय निकाय में। ठीक, यस। तो याद कर एक बार गौर कीजिए एक चीज कि सर आपको एक चीज बता दूं मैं यहीं पे, कि जो आपका आरटीआई है ना, सूचना का अधिकार, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, तो सूचना के अधिकार के धारा 5 के तहत, धारा 5 के
तहत देश के नागरिकों को सूचना लेने का अधिकार, अगर आपको कोई भी सूचना लेना है तो सूचना लेने का अधिकार इन 5 स्तर के किसी भी स्तर से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सूचना लेने का अधिकार केवल इन 5 से है, इन 5 से है। इसका मतलब क्या कि यहाँ जो चीज़ नहीं है आप उससे सूचना नहीं ले सकते। सर यहाँ क्या नहीं है भैया? यहाँ विधायिका कार्यपालिका, विधायिका कार्यपालिका, कार्यपालिका अर्थात यहाँ कहीं भी न्यायपालिका नहीं है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है केंद्र स्तर पे, नहीं राज्य स्तर पे आप हाई कोर्ट नहीं है, यहाँ पे जिला स्तर पे जिला कोर्ट या सेशन कोर्ट नहीं है। अर्थात आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत न्यायपालिका से सूचना का अधिकार नहीं मांग सकते। ये बेसिक चीज़ें शुरुआती स्तर पे थी, आपके ध्यान रखिएगा। आप केवल सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप इनसे ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी ये पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में कि आप आरटीआई एक्ट की धारा के तहत क्या आप न्यायपालिका सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो न्यायपालिका सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, न्यायपालिका बाध्य नहीं है आपको सूचना देने के लिए। ठीक, चलिए हो गया, केवल ध्यान में रहेगा। तो न्यायपालिका से सूचना लेने का अधिकार नहीं है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे न्यायपालिका, ताकि आपको याद रहे। न्यायपालिका से आरटीआई का यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं क्या है? तो आंसर है नहीं। आपको याद रहेगा, यस। और आप इस स्तर पे मतलब संसद के मंत्री स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर, किसी से भी, किसी भी सरकारी कर्मचारी से, किसी सरकारी विभाग से आप कोई भी सूचना निकाल सकते हैं। आरटीआई 2005 के तहत, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, उसमें भी उसके धारा 5 के तहत। ठीक, चलिए आते हैं दोस्तों आपके 13 पे। अनुच्छेद 13 में आपने 2 सिद्धांत पढ़े थे सर। आपको पृथक्करण सिद्धांत पढ़ा था और एक नंबर पढ़ा सर आच्छादन सिद्धांत, जिसमें आप दोनों में एक ही बात कही गई थी कि कहीं से भी कोई भी विधि, कानून, नियम, ये मिलकर जो नियम बनाने वाले हैं और जो नियम लागू करने वाले, बनाने वाले लागू करने वाले, ये कोई भी ऐसा नियम कानून ना बना सकते हैं ना लागू कर सकते हैं जिससे संवैधानिक हितों की नुकसान पहुंचता हो, जिस संवैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता हो, जिस मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता हो, वो कोई भी चीज़ नहीं कर रहा है। तो रियल मायने में क्या किया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने? उन्होंने आपके मौलिक अधिकारों का, संविधान का संरक्षण किया। इसलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बोलता है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ही हो सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय आपका कोई भी ऐसा आप काम करेंगे तो उस पर आपको रोक सकती है, अर्थात संविधान का संरक्षक कहलाती है ना। इसमें लिख लीजिए अनुच्छेद 13(1) में, तो अनुच्छेद 13(1) में, और इसमें 2 ही चीज़ें, अनुच्छेद 13(1) और 13(2). तो इसी में पूछेगा कि अनुच्छेद 13, 13(1), 13(2) किसमें न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो आप बता देंगे अनुच्छेद 13(2) के तहत ही न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसको सर्वोच्च न्यायालय को। तो न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक, चलिए दोस्तों, मैं बोला कुछ भी चीज़ आपका नहीं छूटने वाला है। और 13(1) में है कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण करती है कौन? और इसमें है कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण की न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है 13(2) के तहत, और 13(1) के तहत कर सकती है मौलिक अधिकारों को संरक्षण। इसमें मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगी, इसमें न्यायिक पूर्वावलोकन करेगी। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण ठीक करती है। तो संरक्षण कौन करती है भाई? ये भी करती है आपकी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर हो गई बातें? ये बात ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से पूछ सकता है। जिसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए ही आप देखे थे कि सर इसमें 2 सिद्धांत दिए गए थे कि कोई भी विधायिका या कार्यपालिका से नियम कानून न बनाएगी ना लागू करेगी जिससे मौलिक अधिकार हनन हो। तो ये पूछ सकता है कि भाई मौलिक अधिकारों को सुरक्षा कर्मी कौन है? तो आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। संविधान का सुरक्षा कर्मी कौन है? तो बोलेंगे आप सुप्रीम कोर्ट। और किसके तहत? अनुच्छेद 13(1) के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण। और किसके तहत वो न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है? तो अनुच्छेद 13(2) के तहत न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर? अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ही में ही इसको दोनों में शक्तियाँ प्राप्त है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 13 करके याद रखिएगा। ये आपको एक शॉर्ट रिव्यू मैंने दे दिया है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, समझ में आ गया ना हर एक बात?
और इसमें कहीं भी आपको न्यायपालिका नहीं लिखा हुआ है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि आप न्यायपालिका से सूचना का अधिकार अधिनियम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, केवल इन 5 से ही आप सूचना लेने का अधिकार केवल इन 5 से है, 1 2 3 4 5 से। चलिए अब हम आज का क्लास चालू करते हैं। आपका पीछे क्लास का भी आपको समझ भी आ गया था कॉन्सेप्ट, उसका जो इस तरीके से आपको एक मैप बनना चाहिए दिमाग, वो भी आज बन गया होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद। अब हम आते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों आपका आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। क्योंकि इससे पहले क्या था सर, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18, तो उसमें सबसे पहला अधिकार क्या है 14, आर्टिकल 14, जिसका टाइटल नेम है विधि के समक्ष समान। सर तो ये बात बताइए, समानता के अधिकार में अब बोला हर एक चीज दिमाग छाप दूंगा। पहला था ना समानता का अधिकार, पहला समानता क्यों थी आपको पता है, पहला तो समानता का अधिकार, इसको हम अनुच्छेद था 14 से 18, तो दोस्तों इसके 14 में सबसे पहले आपका 14 में सबसे पहले आपको यही क्यों दिया गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष। देखिए अब आपको 14 में सबसे पहले विधि के समक्ष समानता क्यों दिया गया है, अब ये बात रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझेंगे। अरे भैया सर नियम कानून किन के लिए बनते हैं, सर नियम कानून बनते हैं आपके हमारे देश की जनता के लिए, पब्लिक के लिए, हमारे लिए। और दोस्तों नियम कानून जो बनाता है, अगर नियम कानून ही जो विधि आपका बना है, जो भी आपका विधि या नियम कानून बन रहा है, वह विधि ही अगर लोगों में भेद करने लग जाए, वो विधि ही लोगों में अगर भेद करने लग जाए, तो क्या आपको कभी समानता मिलेगी। जैसे अगर जो नियम कानून बना है वो नियम कानून ही खुद अगर भेद करने लग जाए कि अमीर को अच्छे से देना है भाई न्याय, मान जो दोनों कोर्ट में गए हैं, तो अमीर अगर 1 मर्डर करता है तो माफ़, गरीब आधा मर्डर भी करता है, हाफ मर्डर, तो दोस्तों उसको मौत की सजा। तो अगर विधि ही भेद करने लग जाए लोगों में, विधि ही दोनों में अंतर समझने लग जाए, गरीब अमीर देखने लग जाए, गोरा काला, नाटा मोटा पतला, उच्च कुल वर्ग निम्न कुल वर्ग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चमार राजपूत ब्राह्मण पंडित, ये करने लग जाए, अगर जो नियम कानून जो विधि विधान बना है अगर वही भेद के आधार पर बने रहे, तो क्या आप कभी समान हो पाएंगे, नहीं। इसलिए दोस्तों सबसे पहली बात, समानता अगर आपको चाहिए तो सबसे पहली समानता चाहिए आपको विधि के समक्ष समानता। क्योंकि जब आप कानून के नज़र में, विधि के नज़र में समान होंगे, तभी तो आप समाज में जाके बोल पाएंगे ना कि भाई मुझे समानता का अधिकार प्राप्त है, इस नियम के तहत। वो नियम तो समान होना चाहिए ना पहले, तो इस नियम के तहत मैं तुम पे केस कर दूंगा, तुम मुझसे भेदभाव करते हो। तो जो नियम है, जो विधि है दोस्तों, वो पहले समान होना। इसलिए सबसे पहला बात है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बोला रटना नहीं पड़ेगा यार, पढ़िए तो बस, आप मजे लीजिए बस। हाँ सर, बोला ना, देखिए वास्तविक गुरु वही है जो आपको फील करा दे संविधान निर्माण कैसे हुआ, महसूस किया। वास्तविक गुरु वही है जो उस विषय में आपको रुचि दिला दे कि यार कितना बड़ा चीज़ है संविधान, कितना जरूरी चीज़ है, सबका आधार है पूरे देश का। हाँ, तो वास्तविक गुरु वही है जो आपके किसी विषय में रुचि पैदा कर दे, और संविधान में कोई एकदम डर लगता था और थोड़ा सा भी रुचि आया कि यार इतना सारा चीज़ बढ़िया बढ़िया है इसमें, इतना सब जानने को, इतना सब चीज़ हमारे हित में है, तो हाँ दोस्तों आपको फिर अगर थोड़ी सी भी रुचि आई है पहले की तुलना में, तो दोस्तों आप सही दिशा में हैं और मेरा वहीं पे पढ़ाना सफल भी है। आइए देखते हैं आगे। तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या अनुच्छेद 14 में कहा गया है, क्या इसको तोड़ तोड़ पढ़िए कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र मतलब भारत के अंदर जहाँ भी आप रहते हैं, अगर भारत के ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ कोई ना कोई सरकार है, कोई सिस्टम है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, उसको विधि के समक्ष समानता प्राप्त है। और विधियों के समान तत्व पर, विधियों के सामने वो समान तो है, पर सभी लोग विधि के समान सामने समान है। अमीर गरीब मोटा पतला ऊंचा कुल नीचा सब के सब मेरे लिए समान है, आप समान तो हो गए, मगर या इसके अलावा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सभी को विधियों का समान संरक्षण भी प्राप्त है, उनको उनके संरक्षण से वंचित नहीं कर सकते, मतलब उनको संरक्षण प्राप्त है। सर संरक्षण से मतलब कि हम समान तो हो गए विधि की नज़र में, और भाई आप समान हो गए हैं और आपकी कोई समानता को आपसे छीने, तो उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए आप आवाज़ कहाँ से उठाएंगे। इसी अनुच्छेद 14 के तहत उठाएंगे कि मेरे विधियों के समक्ष, विधियों ने जो मुझे समान संरक्षण दिया था,
समान समानता दी थी, उस समानता का संरक्षण कीजिए। मेरे अधिकारों को छीना जा रहा है, मेरे समानता के अधिकारों को छीना जा रहा है, तो मुझे संरक्षण दीजिए। इसलिए आप याद रखिए, यहाँ विधियों के समक्ष, विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण, एक समता एक संरक्षण है, दोनों ही आपको प्राप्त है अनुच्छेद 14 के तहत। विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब अच्छे समझ गए होंगे। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसका मतलब क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, अधिकांश बार बना है। मेरे जो शिक्षक भाई बंधु है, ये क्वेश्चन बार बार बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्या आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष जो समानता है, ये अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल विदेशियों को प्राप्त है, भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, भारतीय अथवा विदेशी को प्राप्त है। तो आंसर हो दोस्तों, यह अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भारत देश के नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। अर्थात विधि के समक्ष समानता का अधिकार सभी को प्राप्त है। अर्थात अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप तो समानता प्राप्त ही है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई विदेशी आपके यहाँ आ गए तो आप बोलेंगे तुम्हारे देश का नागरिक नहीं है, मैं तेरे साथ भेदभाव कर सकता हूँ, मैं तेरे साथ असमानता कर सकता हूँ, तेरे को चिढ़ा सकता हूँ, तेरे से बदतमीजी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में जब कोई विदेशी आता है टूरिस्ट बन के, पर्यटक बन के, तो अगर हम उसको समानता की दृष्टि से ना देखें, वो मंदिर प्रवेश करने जा रहे हैं उसको रोक दे, तू क्रिश्चियन है तू नहीं घुसेगा अंदर, चल रुक, तू गला चमड़ी नहीं घुसेगा अंदर, तू लंबा है तू नहीं घुसेगा अंदर, तू गरीब है नहीं घुसेगा, तू अमीर है नहीं घुसेगा, दोस्तों उसको समानता से वंचित कर दे, तो वो हमारे ही देश के, हमारे ही न्यायालय में आवाज़ उठा सकता है। क्योंकि अगर आप कोई भी हमारे देश का आदमी अगर ऐसा करता है, तो जब वो विदेश जाएगा तो भारत का कितनी गंदी छवि बन जाएगी, सोचिए। इसलिए दोस्तों इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों को ही समानता का अधिकार प्राप्त है। ठीक, तो आपको अब रटना नहीं पड़ेगा कि आप समझ गए कि क्यों विदेशी और भारतीयों दोनों को ही संरक्षण प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा हर एक पॉइंट पे जहाँ ध्यान लेना है पूरा ध्यान खींच के डाल दूँ वहीं पे, बड़ा महसूस करेंगे आप एक चीज़। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य प्रकार की विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में बोला देश का नागरिक हो, विदेशी हो, इन सब पर अधिकार लागू होता है। इसके अलावा अतिरिक्त व्यक्तियों पर भी नियम लागू होता है। इसका मतलब क्या कि अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में क्या क्या चीज़ समाहित है? तो इसका मतलब है कोई विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, संविधान में लिखे हुए कोई जो निगम जैसे यूपीएससी वगैरह हैं, उनके भी कोई आदमी हैं, कोई कंपनी है, कोई पंजीकृत समिति है, या किसी भी अन्य प्रकार का कोई विधिक व्यक्ति है, वो सब सम्मिलित है और वो सब के सब कानून के नज़र में समान है। किसी को भी आपको अलग से कोई विशेष वो नहीं दिया जाएगा, तवज्जो नहीं दिया जाएगा। अगर कोई क्राइम करता है तो कानून के लिए सब बराबर है। ठीक, ये बोला जा रहा है। और दोस्तों इसमें संरक्षण प्राप्त जरूर है, ये भी आपको बता दूं मैं, है ना, वो आगे आप देखेंगे इसी में। आइए इसका अपवाद है अनुच्छेद 3 से, मतलब किसी को संरक्षण भी दिया जा रहा है, किसी को छूट भी थोड़ा सा मिला हुआ है। सर इसमें अपवाद है अनुच्छेद 361। 361 के अंतर्गत क्या थे, बार बार पूछते हैं अनुच्छेद 361 बार बार पूछता है, क्योंकि अपवाद, और आपको पता है अपवाद हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 361 क्या आप देख लीजिए। इस 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति व राज्यपालों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती है। अर्थात ये थोड़ा सा आपका भेदभाव हुआ कि नहीं, मगर दोस्तों जरूरी भी है। मैं आपको दोनों ही चीज़ें समझाता हूँ। सर अनुच्छेद 361 में बात बोला गया है कि आपके देश में जो भी राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, जब भी ये राष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाएं तो इनके अपने कार्यकाल में इनके ऊपर आप कोई भी दंडात्मक किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती है।
जैसे आज मैं राष्ट्रपति या राज्यपाल चुना गया 5 सालों के लिए, तो उस 5 साल के बीच में मेरे ऊपर किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में कोई भी केस नहीं चलेगा दंडात्मक प्रक्रिया वाला। आपको ये बात समझ में आया? तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि भाई जब मैं राष्ट्रपति या राज्यपाल बन गया तो मैं विधि के समक्ष समान नहीं रहा ना, जो इसका नाम है। कहीं का मुझे अलग से भाव दिया जा रहा है कि हाँ भाई अब जब तक राष्ट्रपति राज्यपाल हो आपके ऊपर कोई न्यायालय में कोई केस वेस नहीं चलेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात का उल्लंघन हुआ कि नहीं, कि विधि के समक्ष समानता, सभी सब समान है। तब एक खास उल्लंघन तो हुआ, इसलिए तो अपवाद है कि भाई राज्यपाल राष्ट्रपति को भैया संरक्षण प्राप्त है। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया, संविधान बनाने वालों ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं करते तो आप सोचिए इसका एक उपाय क्या है कि भैया जब आपको पता है कि जब कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल बनेगा और उसके ऊपर किसी भी न्यायालय में कोई केस नहीं चलाया जा सकता, इसका मतलब क्या है कि देश जब भी कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा आदमी चुने तो इतनी साफ छवि वाला व्यक्ति चुने जो ऑटोमेटिक ही किसी दंडात्मक, किसी कानूनी प्रक्रिया में संलिप्त ना हो, मिला जुला ना पाया जाए, है ना। अर्थात आप किसी साफ छवि के व्यक्ति को ही राष्ट्रपति और राज्यपाल बनाइए ना, ताकि उनके ऊपर कोई भी दंडात्मक प्रक्रिया कभी ना चले। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार जो राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करता है उसकी जवाबदेहिता हो जाती है कि वह वैसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो कभी विवादों के घेरे में ना रहे। और अब आते हैं दूसरे स्तर पे बात कि ऐसा क्यों किया गया। इसका सबसे मेन बात ये सोचिए कि विश्व स्तर पे जब सबको पता चलता है कि भारत के राष्ट्रपति मान लीजिए पहले जो थे आपको भाई माननीय रामनाथ कोविंद जी थे, अभी आपके भाई द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो सर जब आपको बात पता चलती है तो सोचिए विश्व स्तर पर चल के भारत के राष्ट्रपति अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और आपको जब ये बात पता चल गया और उसके बाद अगर कहीं इस 5 साल के कार्यकाल में वो राष्ट्रपति रह रही, इस बीच में किसी भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी 2 साल के कैद की, तो सोचिए विश्व स्तर पर कितना गलत छवि बनेगा, कितना खराब इमेज बनेगा कि भारत के सबसे सर्वोच्च पद इसमें राष्ट्रपति बैठे थे, आज उनको 2 साल की सजा हो गई, 2 साल का जेल हो गया। तो सोचिए भारत की इमेज कितनी बड़ी खराब हो जाएगी, कितना खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये नियम कानून बनाया गया, ये जरूरी है कि कुछ पद आपके नियम कानून से हल्का ऊपर उठा के रखने जरूरी है, क्योंकि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति राज्यपाल को यहाँ संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 361 के तहत। तो ये बात भी पूछता है कि अनुच्छेद 14 जो कि विधिक समक्ष समानता है, इसमें किनको संरक्षण प्राप्त है, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को अनुच्छेद 14 से संरक्षण प्राप्त है। अर्थात अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को अनुच्छेद 14 से संरक्षण प्राप्त है, वो सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। और जरूरी क्यों है, तो आपको इसका पूरा मनोभाव समझ में आ गया होगा क्यों ये चीज आपको हाथ में डाला गया। ठीक, मतलब उसमें एक बात बोला गया ना कि भाई उस कार्यकाल में उनको सजा वजा मत दीजिएगा, कार्यकाल समाप्त हो गया तो भाग थोड़ी जाएंगे, और कुछ गलत किए तो उनको उसकी सजा मिलेगी मगर कार्यकाल के बाद। ठीक, तो कार्यकाल में किए गए किसी कार्य लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति, अगर वो कार्यकाल में राष्ट्रपति हो राज्यपाल अपना कोई निर्णय लिए हैं, कोई डिसीजंस लिए हैं, तो उस निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे वो। अर्थात उस जो निर्णय लिए उसको लेके आप किसी की कोर्ट में केस नहीं कर सकते। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद्धति के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ में चालू नहीं की जा सकती। क्लियर होगी बातें? यस, काम खत्म, पैसा हजम। आइए आगे आप जो सीखे उसको आगे देखते हैं। अनुच्छेद 361 आपने 361 ए देख लीजिए। अनुच्छेद 361 ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों सिर्फ राष्ट्रपति को ही नहीं, यहाँ भी संरक्षण प्राप्त है 361 के तहत। राष्ट्रपति राज्यपाल को 361 ए के तहत कोई भी व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानसभा, तो केंद्र और राज्य दोनों का बात कर रहे हैं, उसके दोनों सदन, चाहे आपका संसद में लोकसभा और राज्यसभा हो, चाहे राज्य में आपको विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसके दोनों सदनों या दोनों में से किसी भी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित जो भी उसमें कार्यवाही चल रही है, लोकसभा में कुछ काम क्रियाकलाप चल रहा है और रियल माने सत्य कार्रवाई है, रियल लोकसभा में ये नियम बनाए जा रहे हैं, ये कानून बनाए जा रहे हैं, राज्यसभा में नियम कानून बनाए जा रहे हैं, विधानसभा में, विधान परिषद में,
तो उसकी जो सत्य कार्यवाही है उससे संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन, जो उससे सत्य कार्यवाही से जुड़ा हुआ और किसी विषय वस्तु का प्रकाशन कोई समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। और बताइए ये भी जरूरी है कि नहीं? अगर संसद लोग बेटा संसद में बैठ के, आप खुद सोचिए, संसद विधायक अगर ये बैठ करके अपने विधानमंडल में संसद में बैठ के कोई ऐसा नियम कानून बना ले कि आज कल रात 12 बजे के बाद सारे लोगों को, जितने भी आपको समझिए ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं सबको जेल, जितने राजपूत वर्ग के लोग हैं सबको जेल, जितने भी आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं इसमें किसी भी एक वर्ग को जेल, इनको सबको आरक्षण खत्म, इन सबको आरक्षण मिल जाए। कोई भी ऐसा नियम कानून बना जो सत्य में वहाँ पे चल रहा है, जो सत्य में ऐसा कार्यवाही चल रहा है, उसके बारे में अगर कोई प्रकाशक तुरंत समाचार पत्र में या न्यूज़ में छाप देता है तो उस व्यक्ति को सज़ा नहीं होना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने सत्य से अवगत कराया देश के लोगों को कि भाई जिसको आप चुन के भेजे हो वो आपके खिलाफ ही नियम कानून बना रहा है ना? और अगर नियम कानून खराब बन रहा है तो लोगों को पता चलेगा तो लोग उसको रुकवा देंगे, और नियम कानून अगर अच्छा बन रहा है तो भी लोगों को पता चलेगा तो लोग इसकी वाहवाही करेंगे। इसलिए दोस्तों सत्य कार्यवाही मन पारदर्शिता बनी रहे, जो क्या काम चल रहा है आपके संसद विधायक में भाई आपके, वो तो आप हर दिन जाके नहीं देख सकते, और उसमें निगरानी रखने के लिए वहाँ बहुत सारी एजेंसीज रहती हैं तो वहीं निगरानी रखती हैं, और निगरानी रखती हैं कि कुछ गलत नियम कानून ना बने, उसको पब्लिक तक पहुँचाए, क्योंकि पब्लिक हर दिन ध्यान नहीं दे सकती, इसलिए उसको सज़ा नहीं होना चाहिए। नहीं तो नेता लोग क्या बोलेंगे, हमारा काम चल रहा है और तुम हमको सब छाप दिए पेपर में, चलो तुमको जेल में डलवाते हैं अभी। तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते, है ना? उनको 361A के तहत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। जैसे आपने क्या देखा था सर, अनुच्छेद 361 में मैंने देखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने 5 साल के कार्यकाल में है, जिस भी कार्यकाल में है, राष्ट्रपति 5 साल बाकी का राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं था, तो जिस कार्यकाल में है वो उस कार्यकाल में जो भी वो निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो निर्णय और डिसीजंस की वजह से आप उनको किसी भी जेल में आप कोई केस उन पर नहीं चला सकते उनके कार्यकाल के दौरान, उनके लिए हुए निर्णय के लिए। ठीक है, वैसे दोस्तों आप अब यहाँ देखिए अनुच्छेद 361 है, आप देख लिया। अब देखिए 105, अच्छा अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इस 105 को क्यों पढ़ना जरूरी है? वो इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि भैया यहाँ बात क्या बोला है कि संसद का कोई भी सदस्य हो या किसी समिति का कोई सदस्य हो संसद के, अगर वो कोई बात बोल रहा है खुल के और आप उसके बदले उसको अगर आप सज़ा दिलवा दिए, किसी भी न्यायालय में उसको आप सज़ा दिलवा दिए, भैया ये गलत है ना, तो आदमी कोई खुल के अपनी बात रख नहीं पाएगा ना मंच पे। इसीलिए मान लीजिए मैं सत्ता पक्ष में आ गया और विपक्ष है जो मेरी काम का भरपूर बुराई कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पढ़ के मैं जेल में डलवा दे रहा हूँ, उसके ऊपर केस लगवा दे रहा हूँ, इसने गलत बातें की हैं, उसको जेल में डाल दीजिए। तो कुछ गरिमा है उसको भंग नहीं करना है, और उसको मैं नॉर्मल भी वो बोल रहा हूँ उसको जेल में डलवा दूँ, तो ऐसा नहीं है। इसलिए संसद में लोग इतना चिल्ला के अपनी बात को बोलने का पूरा गला फाड़ देते हैं, है ना। और भाई यही तो उनका स्वतंत्रता भी है ना, कि उनको बोलने की स्वतंत्रता हो मगर सही शब्दों के इस्तेमाल को प्रयोग करते हुए सही तरीके से बोले। तो हाँ सर, अनुच्छेद 105 के तहत संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी भी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कि आपने संसद में यह मत दिया था, मान लीजिए 2 चीज़ें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, कृषि कानून बिल आया। अब कृषि कानून बिल के एक जन पक्ष में एक जन विपक्ष में, कल क्या बोलने लग जाएँ, अगर बिल पास नहीं हो तो क्या बोलने लोग जाएँ कि जो सत्ता पक्ष के लोग पास करने के मत में थे उनको जेल में डालो, उनके ऊपर केस चलाओ, जिनके विपक्ष में तो उनके ऊपर केस चलाओ। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद, आपने 361 देखा, 361A देखा, या अनुच्छेद 105 देखा। अब देखिए आप अनुच्छेद 194 के अनुसार 194 राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में, इसी का 2 हिस्सा है, देखिए इसमें दोनों समाहित है, 361 है, 105 194। तो इसमें आपके राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी भी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इन सभी को देखिए आप विधि के समक्ष इनको संरक्षण प्राप्त है। ठीक, यस। तो आपको भाई हो गया 105 और अनुच्छेद 194। भाई आपका संसद वाला स्तर पे हो गया, है ना। ये भाई आपका राज्य विधानमंडल स्तर का हो गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया। पर इसका मतलब क्या है सर?
इसका मतलब ये है कि जैसे आप 105 में प्लस 99 करेंगे तो ये आ जाएगा 194, तभी आएगा ना आपका। 90 करता मैं तो नहीं, 90 नहीं, 90 जोड़ू तो 195 हो जाए। 89 जोड़ा है, 89, 89 प्लस 89, ठीक। तो 189 और 5 94, हाँ सर, तो प्लस 89 आप करेंगे तो 105 में से आप 89 जोड़ेंगे 194 आएगा। अब आपको याद रखने में आसान होगा, 105 प्लस 89 194, ठीक। 105 प्लस 89 तो 9 और 5 14 का 4 हाथ में आई, 8 और 1 9, 101 194, तो हाँ भाई, तो 105 में 89 जोड़ेंगे तो 194 आएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला, विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। तो कोई भी विदेशी संप्रभु शासक हो, अर्थात कोई भी विदेशी शासक या संप्रभु व्यक्तित्व, जैसे किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई हमारे देश में आ जाता है, क्योंकि अपना किसी संप्रभु विदेशी हो, है ना, किसी देश का शासक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, दोस्तों जब भारत में आने के बाद उनके ऊपर कोई आपका मुकदमा नहीं चला सकते आप, ये नहीं पकड़ के उसको अपनी जेल में डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी राजदूत है कि कोई हमारे यहाँ अमेरिका का राजदूत आया, उसको पकड़ कोई कूटनीतिज्ञ आया, उनको पकड़ के भारत में मुकदमा नहीं चला सकते। कोई भी दीवानी और फौजदारी मुकदमा से ये मुक्त होंगे, तो इनको भी संरक्षण प्राप्त है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। ऐसा थोड़ी भाई डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनको पकड़ के हाई कोर्ट में नहीं यहाँ केस चला दे दिल्ली के, ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ जो अमेरिका के राजदूत उनको पकड़ के हम यहाँ पे जेल कर डाल दे रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते, इनको सबको संरक्षण प्राप्त है। तो आर्टिकल 14 आप बहुत भली भांति तरीके से समझ लिए हैं। तो आर्टिकल 14 क्या था सर? आर्टिकल 14 था विधि के समक्ष समानता, कि विधि के सामने सब के सब समान है, विधि किसी में कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक। और कुछ बातें आपको मैं लिखवा दूं जो आपको बार बार अलग से पूछता है, याद रख लीजिए। ओनली अनुच्छेद 14, सिर्फ अनुच्छेद 14 ही ऐसा है जिसमें संसद को संशोधन की अनुमति नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 14 में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। तो याद रखिएगा, संसद किस अनुच्छेद में संशोधन नहीं कर सकती, और भी बहुत सारे हैं, इसमें मेनली आप समझिए कि अनुच्छेद 14 में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक। चलिए, और क्योंकि संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, इसलिए अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को ही दृढ़ आधार स्तंभ कहा जाता है। क्या? दृढ़ आधार स्तंभ। एक ऐसा आधार स्तंभ है जो बहुत दृढ़ है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसको कोई हिला नहीं सकता, डोला नहीं सकता, संसद भी उसको संशोधन नहीं कर सकती, इसलिए अनुच्छेद 14 को ही कहा जाता है दृढ़ आधार स्तंभ। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अनुच्छेद 14 में ही संसद संविधान संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर होगी बातें? अनुच्छेद 14 आपके भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, याद रखिएगा, ठीक। इसमें अनुच्छेद 361 पर राष्ट्रपति राज्यपाल, 361 का अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका भैया, इस संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या दोनों में किसी व्यक्ति की कार्रवाई संबंधित विषय वस्तु अगर समाचार पत्र में कोई प्रकाशन करता है तो उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं होगी। फिर आपका 105 दिया है, केंद्र स्तर पर किसी संसद को अपनी कार्यवाही के दौरान बोले हुए किसी बात के लिए, मत के लिए उनको कोई जेल नहीं भेजेगा, है ना। बस 105 में प्लस 89 करेंगे तो हो जाएगा 194। यहाँ आपके केंद्र जुड़ा हुआ है, केंद्र में संसद के किसी भी सांसद को अपने दिए हुए बोले हुए बात के लिए, किसी बोले हुए मत के लिए, मत वोट दिए के लिए कोई उसको कार्यवाही नहीं चलेगा। 104 में आपका दोस्तों राज्य आ जाएगा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद में
किसी भी विधायक को आप बोले हुए बात के लिए, बोल दिए गए मत के लिए आप जेल नहीं करवा सकते। 361 का है ना, या राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल, इसमें आपको हो गया भाई समाचार पत्र प्रकाशन कोई करता है तो समाचार पत्र में, केंद्र में इसमें आ गया संसद वाला, इसमें आ गया राज्य वाला, तो ये आपका ही दोस्तों यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो सारी बात आपको अनुच्छेद 14 के तहत याद रखना है। और अनुच्छेद 361 जो आप पढ़े, इसमें एक और अनुच्छेद में लिख देता हूँ, अनुच्छेद 311 जब 361 पढ़े, वैसे दोस्तों 311 के देखिए 361 है तो 361 में मैं 3 और 1 तो ऐसे ही रहेगा, बस इस बीच को हटा दूंगा मैं और लिख दूंगा क्या यहाँ पे 1, तो 311 अनुच्छेद 311 के तहत आपके जो IAS IPS होते हैं ना, जो IAS IPS है अर्थात लोक सेवकों को IAS IPS को उनके कार्यकाल के दौरान लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण है। तो ये सब अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 का 361A या का आपको बोले भाई 105, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, ये सब आपके अपवाद हैं। किसके अनुच्छेद अपवाद है? किसके अपवाद? अनुच्छेद 14 के, अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। ठीक, चलिए, आपको अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ सारे महत्वपूर्ण बिंदु पता चल गए होंगे। तो इसका मतलब क्या सर, विधि के सामने सबके सब समान है? इसका मतलब क्या कि देश में किसका शासन है? देश में शासन है विधि का, विधान का, इसलिए संविधान का। अर्थात विधि का ही शासन देश में होना चाहिए, किसी आदमी का नहीं। कोई आदमी का शासन देश पे ना हो, विधि का शासन हो। दोस्तों ये संकल्पना किन्होंने दी थी सर? दोस्तों ये संकल्पना दी थी प्रोफेसर डायसी, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे। उनकी संकल्पना थी, सोच थी कि इस देश में आपके विधि का शासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। तो विधि का शासन की संकल्पना किन्होंने दी थी? तो प्रोफेसर डायसी ने दी थी। क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। तो विधि का शासन हो, ये संकल्पना कहाँ से ली गई? प्रोफेसर डायसी, ब्रिटेन से ली गई। तो ये भी पूछ सकता है विधि की समानता किससे ली गई? तो सर आपको पता होना चाहिए क्या ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, हो गया। और इसका अपवाद में अनुच्छेद 44 भी आता है, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता मतलब हर धर्म जाति वर्ग के लोगों के लिए एक ही नियम कानून बने, कॉमन सिविल कोड। ये अभी तक नहीं बन पाई है। केवल गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान सिविल संहिता चलती है, पूरे भारत में नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 44 जिसमें समान सिविल संहिता है, वो भी इसका एक अपवाद है ना। इसमें लिख दीजिए अपवाद भी है, इसमें अनुच्छेद 44 है ना। हाँ, अनुच्छेद 44 ये भी अपवाद है, समान सिविल संहिता। ये सब देखते हैं कॉमन सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता, ये भी दोस्तों इसका अपवाद है, अपवाद में आता है ये भी, इसका अनुच्छेद 14 का। क्योंकि ये बोलता है कि भाई सभी में तलाक हो लगे, मुस्लिम तलाक हो गया, ऐसा नियम था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी में तलाक की प्रक्रिया एक जैसी हुई, न्यायालय में जाए, अर्जी दें, न्यायालय उस पर सुनवाई करे। ऐसा नहीं कि कोई किसी को तुरंत छोड़ दे। तो एक नियम सबके लिए लागू हो, सभी का नियम, विवाह एक ही नियम के तहत हो, है ना। तो उस तरीके से दोस्तों जो एक ही नियम संस्कृति से हम करें, मगर सबका रजिस्ट्रेशन एक तरीके से हो। ये सब चीज़ें जो है समान सिविल संहिता का अंग है, मगर आज तक ये लागू नहीं हुआ है भारत में। केवल गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड या समान सिविल संहिता लागू है, बाकी किसी राज्य में लागू नहीं है, ना केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक, चलिए, और कुछ बताना है मुझे, देख लेता हूँ। इसलिए आप देखते हैं सर, सिखों में होता है आनंद विवाह, हिंदू में होता है हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम में होता है शरीयत विवाह अधिनियम के तहत शादी होता है, और बाकी सब धर्म में मिश्रित विवाह अधिनियम के तहत शादी होता है। देख रहे हैं आपने, सबके में शादी का भी अलग अलग नियम है। तो इसलिए पूरा समान सिविल संहिता बनाई है ना भाई, यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक, ताकि सबका रजिस्ट्रेशन एक नियम के तहत हो। शादी अपने रीति रिवाज में करे, रीति रिवाज में फर्क का बात नहीं कर रही है। रजिस्ट्रेशन एक तरीके से हो, सब लीगल हो, एक तरीके से एक ही कानून से सब लीगल हो। ठीक, चलिए,
और गोवा में चलता है पूरा ईसाई विवाह अधिनियम, एक ही नियम लागू है वहाँ पे। हो गया। चलिए, तो अनुच्छेद 14 जो कि था आपका समान क्या बोलते हैं विधि के समक्ष शासन, इसको आप अच्छे से जान गए, उसके सारे बिंदुओं को पहचान गए, उससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य फैक्ट आपको पता चल गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों आपका आर्टिकल 15, जिसको आप बोलते हैं भेदभाव पर रोक, कि कोई भी आपके साथ भेदभाव ना करे, है ना, कोई भी व्यक्ति आपके साथ भेदभाव ना करे। आइए देखते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए आप अनुच्छेद 14 क्या पढ़े, विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 15 का नाम है दोस्तों सामाजिक समानता, कि सामाजिक समानता का अधिकार आपको प्राप्त रहे, आप समाज में समान रहें, इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 15 को बोलते हैं सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, और सामाजिक समानता आपको जब मिलेगी तभी तो आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं होगा, भेदभाव पर रोक लगेगी, इसलिए अनुच्छेद आर्टिकल 15 में टाइटल है सामाजिक समानता या भेदभाव पर रोक। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 15 के, अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 15 में ही ये बात किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर है तो कोई भी सरकार राज्य द्वारा, किसी भी राज्य द्वारा, सरकार द्वारा, अब राज्य का मतलब जान ही चुके हैं, है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छोड़ गए हाँ सर, तो किसी भी राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के प्रति केवल उसके धर्म को ध्यान में रख करके कि हिंदू है मुस्लिम भेद नहीं करेंगे, उसके मूल वंश को इस वंश से आता है, इस वंश से आता है, भेद नहीं करेंगे, उसकी जाति को देख के आप उससे भेद नहीं करेंगे, उसके लिंग को देख के पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है भेद नहीं करेंगे, या आपका भैया थर्ड जेंडर है भेद नहीं करेंगे, इसका जन्म बिहार में हो, इसका छत्तीसगढ़ में हो, इसका भेद नहीं करेंगे, ये उसका स्थान, जन्म स्थान को लेकर के, जन्म स्थान वहाँ है उसको भेद नहीं करेंगे, इन सभी को लेकर के विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा, ये बात कहा जाता है अनुच्छेद 15 में। और जब दोस्तों आपके साथ इन सब किसी भी बातों में अगर भेदभाव ना हो तभी तो आपको सामाजिक समानता मिलेगी ना, आप समाज में समान रहेंगे सबके जैसे ना, यस, तभी तो आपके साथ कोई भेदभाव पर रोक लगा पाएंगे ना आप इसके तहत, यस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपवाद, इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे अपवाद कैसे, इसमें वो अपवाद भेदभाव करेंगे नहीं भाई, भेदभाव नहीं, सरकार कुछ लोगों के विकास कार्य करने के लिए, राज्य जो है किसी के लोगों को जो बहुत दबे कुचले हैं उनको अगर आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करती है, जैसे महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, है ना, कई लोग महिलाओं को पढ़ाते लिखाते हैं तो महिलाओं को पढ़ाने के लिए कोई विशेष नियम बना दे भाई, जहाँ एकदम पिछड़े वर्ग के लोग उनकी तरक्की के लिए कोई आपका काम कर दे, दोस्तों आपके इसके अंतर्गत मानिए ये इसका अपवाद हो जाएगा, है ना, वो इसका भेदभाव पर रोक के भेदभाव के अंतर्गत नहीं आएगा, वो उनके विकास के लिए किया जा रहा है, उसी को दिया गया अपवाद क्या है कि महिलाओं, बच्चों, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति SC और ST के लोगों के उत्थान, इसलिए ST SC आरक्षण, तो ST SC आरक्षण के जन्म दोस्तों इसी के तहत आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 के तहत, है ना, ठीक, मैंने बात किया गया है। तो भैया किसी महिला, किसी बच्चे की सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लोगों के उत्थान जैसे आरक्षण और मुफ्त शिक्षा तक पहुंच, इनको आरक्षण अगर आप दे रहे हैं कुछ महिलाओं को, बच्चों को, इन सब SC ST को, इनको कोई मुफ्त शिक्षा अगर आप दे रहे हैं तो इन सब के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, और अगर हम इनके लिए कुछ प्रावधान कर रहे हैं तो इसका उल्लंघन नहीं होगा, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात ये सामाजिक समानता का उल्लंघन नहीं है कि हम किसी पिछड़े हुए आदमी को अगर ऊपर उठाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर रहे हैं तो उनको समानता के अधिकार, सामाजिक समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम किसी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम तो समान करने के लिए उनको विशेष आरक्षण दे रहे हैं ताकि वो यहाँ आ सके आपके बराबर। मान लीजिए आप यहाँ पे हो, वहाँ पे है, तो समान करने का मतलब क्या है कि इनको कुछ विशेष फायदे दिए जाएं जिससे ऊपर उठते 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 आपके समान ना हो सकें, इसलिए अपवाद नहीं होंगे। उनमें कौन कौन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगर आप उनके मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं तो इसका प्रावधान किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 अर्थात सामाजिक समानता का उल्लंघन नहीं होगा। तो शिक्षक साथ शिक्षक वर्ग में जो है भाई बंधु देखेंगे, यही से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख भाई बताइए किसमें है सर? समानता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18 में। उसमें 14 में क्या है? विधि के सामने सबके सब समान होंगे, इसलिए 14 सबसे पहला बात क्या कि विधि के सामने तो सबके सब समान होंगे, और उसके कुछ अपवाद भी हैं।
फिर 15 सर आपका किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर उसका भी कुछ आधार है कि महिला, बच्चे, कुछ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग, ST SC के लिए हम कुछ विशेष प्रावधान करते हैं, तो सामाजिक समानता का वो भेदभाव मतलब कि अपवाद है, उसका वो विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हाँ सर 14 और 15 आप देख लिए हैं। तो आंसर सर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, बात खत्म। अनुच्छेद 14 में कही गई बातें किस अनुच्छेद पर लागू नहीं होती है और न उसके अपवाद को पूछ रहा है। और दोस्तों संभावित प्रश्न मैंने आपसे आने वाले समय में एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, मेरे शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम को, या कोई भी व्यक्ति जो व्यापम PSC की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन देखने मिलता है और आया है और आएगा और आगे। तो अनुच्छेद 14 में कही गई बातें किस अनुच्छेद पर लागू नहीं होगी? अनुच्छेद 361 पर लागू नहीं होगी। यस, अनुच्छेद 311 पर, 361 पर, अनुच्छेद 44 पर, है ना। तो अनुच्छेद 44, 311, 361, 361(1), 105, 194, यहाँ केवल 361 दिया है, अनुच्छेद C। आंसर, काम खत्म। बोले आपसे जो पूछेगा यार आप बना देंगे, अब कुछ भी नहीं छूटने वाला आपसे। आता है अब दोस्तों आपका आर्टिकल 16। ठीक, तो जो अनुच्छेद 15 था ना, उसी में आपको बता दूं मैं, उसी में 15 को और थोड़ा हिस्सा तोड़ा गया है। तो 15(1) में बोला गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक से उसके धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। 15(2) में कहा गया है किसी भी भारतीय नागरिक से, इसमें सिर्फ केवल भारतीय नागरिक बोला, केवल भारतीय नागरिक के लिए ये है ना। जैसे 14 आपके भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त था, 15 वैसा नहीं है, 15 केवल भारतीय को प्राप्त है। 15(2) में बोला गया है भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान, जो पीछे आप देखें, उसके आधार पर सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वर्जित नहीं करेंगे। मतलब आप किसी को किसी पब्लिक प्लेस में घुसने से नहीं रोक सकते। हाँ, आपका निजी प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है, वहाँ से घुसने आप रोक सकते हैं, मगर पब्लिक प्लेस जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसा कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर आप प्रवेश करने से नहीं रोक सकते किसी को भी। अब 15(3) में क्या आता है? पहला क्या था कि आप भेदभाव नहीं करेंगे। 15(1) भेदभाव मत कीजिए धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर। दूसरा क्या था कि प्रवेश से नहीं रोकेंगे, भेदभाव नहीं। दूसरे में था प्रवेश नहीं, प्रवेश से वर्जित नहीं, प्रवेश से नहीं रोकेंगे। तीसरा है महिलाओं हेतु विशेष उपबंध, कि महिलाओं की तरक्की के लिए सरकार को विशेष उपबंध कर सकती है। 15(4) में है SC ST को शिक्षा में छूट दे सकती है। और 15(5) है OBC को उच्च शिक्षा में छूट दे सकती है। तो ये पूछता है कि SC ST को जो आपके शिक्षा में आरक्षण प्राप्त है या छूट जो प्राप्त है दोस्तों, किसके तहत प्राप्त है? तो बोलेंगे 15(4) के तहत, अनुच्छेद 15(4) के तहत। अनुच्छेद 15(5) के तहत OBC को उच्च शिक्षा में छूट प्राप्त है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक, अनुच्छेद आप 15 देख रहे थे। 15 में 1, 15 में 2, 15 में 3, 15 में 4, 15 में 5। 15(1) में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसके आधार पे? उसके जन्म स्थान, मूल, वंश, लिंग, धर्म और के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। तो भेदभाव आप किसी के साथ नहीं करेंगे। आप किसी से भेदभाव करते हैं तो आपको 15(1) के तहत सजा हो जाएगा। ये अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। 15(2) के तहत तो आप उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वर्जित नहीं करेंगे। मगर सार्वजनिक स्थान याद रखें, प्रवेश से वर्जित, मतलब प्रवेश से आप वर्जित करना या रोक नहीं सकते, रोकेंगे नहीं। यहाँ पे सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से, हाँ जो पब्लिक प्लेस है वहाँ आप किसी को नहीं रोक सकते, सार्वजनिक स्थान। और निजी स्थान में रोकिए, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो यस। 15(3) में महिलाओं के तरक्की के लिए कुछ सरकार कुछ अलग से उपबंध कर सकती है। तो महिलाओं की तरक्की को कोई विशेष उपबंध सरकार कर सकती है, ये उसका अपवाद नहीं होगा। 15(4) में दोस्तों आपके SC ST को शिक्षा में जो छूट दी जाती है, कम प्रतिशत में उनको एडमिशन ले लिया जाता है ना। आप देखते हैं यहाँ से, तो इसका 15(4) के तहत, इनका कम प्रतिशत था फिर भी इनको एडमिशन मिल गया क्योंकि इनको शिक्षा छूट है 15(4) के तहत। और दोस्तों यहाँ पे OBC इनको पूरा शिक्षा में, संपूर्ण शिक्षा में, और OBC को दोस्तों केवल उच्च शिक्षा में छूट है। सब आपके आते हैं किसमें? 15 के तहत ही, कि आप किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे उसके धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पे, है ना। किसी से आप भेदभाव नहीं करेंगे उसके प्रवेश से, उसको किसी भी पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से नहीं रोकेंगे आप। महिलाओं के तरक्की के लिए विशेष प्रबंध कर सकते हैं। आप SC ST को संपूर्ण शिक्षा में छूट दे सकते हैं, ये उल्लंघन नहीं होगा 15 के, सब उसके अपवाद है, आप समझ लीजिएगा इस बात को। ठीक, और OBC को उच्च शिक्षा में छूट। क्लियर होगी बातें? यस, बोला आपको पढ़िए बस, आप आनंद के साथ, छोड़ दीजिए टेंशन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको 14 आपने पढ़ लिया, विधि के समक्ष सब समान हो। अनुच्छेद सर आपको फिर 14 के बाद आप 15 पढ़ लिए, सर सामाजिक समानता या भेदभाव से रोक। तो सर आपका पहला था विधि के समक्ष समाज सब समान हो, और आदमी कानून के समक्ष जब समान हो जाता है तो आदमी फिर क्या चाहता है कि मैं दूसरा स्तर, सबसे पहले मेरी आंखें कहाँ खुलती है, मेरे समाज में खुलती है। तो अब यही देखते हैं समाज में मेरे साथ तो भेदभाव नहीं हो रहा है ना, इसलिए 14 के बाद 15 हो गया क्या, विधि क्या सामाजिक समानता। हाँ, और दोनों में कुछ अपवाद थे आपको पता है। अब 15 बाद आ गया 16 दोस्तों, कि 16 आगे सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, तो 16 भी लिख लीजिए। किसी भी भारतीय नागरिक से केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन के अवसर में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, यही बोल रहे कि किसी भी सार्वजनिक नियोजन में किसी विषय में अवसर की समानता, की सभी को अवसर में समानता प्राप्त हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर यहीं पे आप कुछ चीज़ें देखेंगे जिसका आपको लिए तो भेदभाव है और तो भेदभाव नहीं है, अर्थात इसी 16 को ही बोलते हैं जो आरक्षण शब्द है ना, कि आरक्षण जो मिलता है आज SC ST आरक्षण, OBC आरक्षण। तो इसमें जो SC ST आरक्षण दोस्तों, जो आरक्षण आप देखते हैं SC आरक्षण, ST आरक्षण दोस्तों, ये आपका 16(4) के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो अनुच्छेद 16 ही, आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन, मतलब राज्य सरकार कोई पद, जैसे PSC ले रही है आपको एग्जाम, व्यापम ले रही है एग्जाम, अधीन किसी पद पर अगर नियोजन हो रहा है, एग्जाम आपको कंडक्ट कराई जा रही है, एग्जाम ली जा रही है या नियुक्ति की जा रही है कोई एग्जाम लेकर के PSC का, व्यापम के, उससे संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अर्थात आप SC ST OBC जनरल, आप सभी को फॉर्म भरने की छूट देंगे, किसी को आप रोक नहीं सकते, बैन नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं। इसका अपवाद देख लीजिए कि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है, इसे बोलते हैं इसमें 30% ST के लिए आरक्षित, 20% SC के लिए आरक्षित। तो जो सीटों में किसी भी व्यापम PSC के एग्जाम में जो सीट आरक्षित होते हैं दोस्तों, सीट आरक्षित कर सकता है सरकार अनुच्छेद 16 के तहत ही। तो राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है, कि किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य के में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है कि जब भी आपको कोई लोक नियोजन होगा, सार्वजनिक नियोजन या लोक नियोजन, इसका मतलब जहाँ सभी लोगों को फॉर्म भर करके एग्जाम देने की स्वतंत्रता प्राप्त है, वहाँ कुछ सीट रिजर्व किए जा सकते हैं SC ST के लिए, और वो उसका जो सीट रिजर्व हो रहा है वो समानता का अपवाद नहीं है ना। तो यही है अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 आप समझ गए, जो आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो अपने आप को जोड़ के देख सकते हैं अनुच्छेद 16 से। इसके अतिरिक्त किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य, कोई संस्था है उसके जो सदस्य हैं उनके, या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है उनके लिए। ठीक, चलिए एक बात कुछ बता दूँ आपको मैं, अनुच्छेद 16 में है ना, आप देखिए सर इसमें भी आपका, इसमें किसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे, इन सभी आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर इसमें एक चीज़ का उल्लेख नहीं है, कभी ऑप्शन में डाल देता है चालाकी से, तो आपको ध्यान देना है कि निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान का इसमें उल्लेख नहीं है। अर्थात निवास स्थान के आधार पे आपसे अगर भेदभाव होता है इस छोटे मोटे स्तर पे, मतलब एग्जाम लेने पे, शिक्षा के स्तर पे, तो दोस्तों उसका इसमें उल्लेख नहीं है। पीछे देखिए आप खुद, आप पीछे देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, धर्म के आधार पे, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि आपके PSC या व्यापम में अगर कोई MP का व्यक्ति फॉर्म भरता है तो वहाँ पे भेदभाव उसके साथ हो सकता है। फॉर्म भरने को भर दे, एग्जाम देने को दे दे, और वहाँ लास्ट में उसके साथ आपका भेद हो सकता है और उसका वो खिलाफ में जा करके अपवाद वो कर भी नहीं सकता। हाँ ठीक, तो निवास स्थान का उल्लेख नहीं है, मतलब निवास स्थान के आधार पे भेदभाव हो सकता है कि कोई राज्य अपने यहाँ के नागरिकों को ज़्यादा वरीयता देने के लिए निवास स्थान को ऊपर भेदभाव कर सकता है। जैसे मैंने एक एग्जाम निकाली और मैंने देश में केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही फॉर्म भरते हैं। सब फॉर्म आता है कि नहीं आपका, कि छत्तीसगढ़ केवल स्थानीय निवासी ही फॉर्म भर सकता है,
हाँ सर बहुत सारे फॉर्म आते हैं, अर्थात अगर वो चीज़ नहीं होता तो उस पर आप भाई केस करते ना कि मैं तो MP का हूँ, मैं फॉर्म भर रहा हूँ मगर मेरे को मना कर दे रहा है, मैं केस करूँगा। नहीं, हर राज्य को अपने स्थान के नागरिकों, अपने राज्य के नागरिकों के तरक्की के लिए निवास स्थान के आधार पर आरक्षण दे सकता है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इसलिए याद रखिएगा निवास स्थान का उल्लेख नहीं है, तो निवास स्थान पर भेदभाव हो सकता है। दूसरा बात, जब 14 में तो आप विदेशी भारतीय दोनों को विधि के समान समानता थे, मगर जो 15 अनुच्छेद 15 पढ़े अनुच्छेद 16 पढ़े, ये केवल और केवल ऑनली रूप से यह दोस्तों आपके भारतीयों के लिए है, अर्थात ये नियम केवल केवल भारतीयों पे लागू होता है। आप कोई विदेशी आकर के आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करें, आपके यहाँ भैया ये जो पीछे जितने भी चीज़ें थी उसको आप किसी भी चीज़ में अगर भेदभाव करते हैं विदेशी के साथ, तो उसको दोस्तों इसके तहत छूट प्राप्त नहीं होगी। 15 और 16 के तहत उसको शिक्षा में छूट नहीं प्राप्त होगी कि हमारे खुद देश के लोग पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़े हैं, हम लोगों को कैसे सीट रिजर्व करके दे दें। हम खुद यहाँ PSC और व्यापम में एग्जाम में हमारे राज्य के लोग नहीं सेलेक्ट हो रहे, हम तुमको कैसे फॉर्म भर के सेलेक्ट होने दे दें। तो हाँ दोस्तों, विदेशियों को इसमें कवर नहीं किया जाता, अर्थात अनुच्छेद 15 और 16 केवल भारतीयों के ऊपर लागू होता है, विदेशियों पे इस पे भेदभाव हो सकता है, विदेशियों को इसमें कवर नहीं किया जा सकता। तो पूछ सकता है अनुच्छेद 15 और 16 ओनली भारतीय पे लागू होते हैं, विदेशियों पे नहीं। अनुच्छेद 14 भारतीय विदेशी दोनों पे लागू होते हैं। ठीक, और कुछ चीज़ें और जो अनुच्छेद 15 और 16 है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 15 और 16 है नहीं 16 का भी सर, ये आपके केवल सरकारी नौकरी पे लागू होता है, सरकारी नौकरी पे ही वो आरक्षण का काम हो सकता है, सरकारी नौकरी पे ही लागू होता है, प्राइवेट नौकरी पर ये लागू नहीं हो सकता। अर्थात प्राइवेट नौकरी वाला कभी ये बोल दिया कि मैं सिर्फ SC को रखूँगा, ST को रखूँगा, OBC वाला का ऐसा होता तो आप देखे नहीं होंगे, पर अगर ऐसा होता तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट नौकरी आपके एग्ज़ाम लेने में, आपको नियुक्ति करने में, आपके पदोन्नति में आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, ना निवास स्थान के आधार पर। ठीक, चलिए, तो ये 15-16 ओनली फॉर इंडियंस है, ओनली फॉर इंडियंस है, ठीक है ना, केवल भारतीयों के ऊपर लागू होगा। इसमें निवास स्थान का उल्लेख नहीं है, निवास स्थान के बारे में इसमें नहीं बताया गया है, मतलब निवास स्थान पे भेदभाव हो सकता है। सरकारी नौकरी पे बस ये लागू होता है, प्राइवेट नौकरी पे नहीं होता है। और इसी 16 में, अनुच्छेद 16 में जब 16(4) पढ़े थे, 16(4), इसी में बात बोला है कि कोई भी सरकार किसी भी सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उस राज्य में, उस क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और यही विशेष प्रावधान ही दोस्तों आपका विशेष प्रावधान कर सकता है, और ये विशेष प्रावधान दोस्तों आपका कहलाता है आरक्षण। इसीलिए अनुच्छेद 16(4) को ही आपका आरक्षण का जन्मदाता कहते हैं, आरक्षण का जन्मदाता कहते हैं। ठीक, क्लियर होगी बातें। मर्यादित आरक्षण केवल किसमें मिलेगा? केवल सरकारी नौकरी में ही मिलेगा, प्राइवेट नौकरी में नहीं, है ना। और इसी में लिख लीजिए, जो SC और ST को आरक्षण प्राप्त है मेरे दोस्त, SC और ST को दोस्तों, ये आरक्षण इनको जो प्राप्त होती है ये एक संवैधानिक आरक्षण है, संवैधानिक आरक्षण है। जबकि दोस्तों OBC या महिला, OBC और महिला का, OBC या जो महिला रहे तो इनको अगर कहीं आरक्षण प्राप्त है, जैसे कि आपका राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज में 50% सीट आपकी महिला के द्वारा भरी जानी चाहिए। तो सर जो 80 या MP के पंचायती राज में है, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज में है, तो दोस्तों महिलाओं को कहीं आरक्षण दे रहा है विशेष तरीके से, OBC को कहीं आरक्षण दे रहा है। तो दोस्तों ये आपका संविधान में OBC और महिला के आरक्षण का जिक्र नहीं है, इसलिए यह आपकी OBC और महिला को मिलने वाला आरक्षण संवैधानिक आरक्षण ना होकर के राजनीतिक आरक्षण है। अर्थात कोई राजनीतिक पार्टी जो जिस राज्य में है वो अपने यहाँ की स्थिति देख करके OBC और महिला के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, इसलिए राजनीतिक आरक्षण है ये। ठीक, तो SC और ST को मिलने वाला आरक्षण संवैधानिक आरक्षण है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। और OBC और महिला को मिलने वाला आरक्षण राजनीतिक आरक्षण है, संवैधानिक नहीं, क्योंकि OBC और महिला से जुड़ा हुआ कोई भी आरक्षण संविधान में उल्लेखित नहीं है। ये केवल राजनीतिक आरक्षण है कि आपके यहाँ जो भी राजनीतिक पार्टी है वो आपके हित के लिए कोई काम करना चाहे OBC महिला के लिए तो कर सकती है। इसका मतलब कि आपके यहाँ कोई भी पार्टी उसको SC और ST को आरक्षण देना तो कंपलसरी है, क्योंकि उस संविधान में उल्लेखित है। और उस पार्टी का माने कि OBC और महिला को वो आरक्षण दे या ना दे किसी चीज़ के लिए,
तो ये सब आपको दोस्तों 15 और 16 दोनों से याद रखना। 16 के बारे में पूरा आप देख लिए, यस, या 15-16 से मिला के आप देख लिए, या 16 के बारे में स्पेशली आप देख लिए। तो चलिए 16 तक भी आप हर एक चीज़ जान गए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों आपका आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत? अस्पृश्यता का अंत, है ना, अर्थात छुआछूत का अंत। मगर छुआछूत शब्द नहीं है, अस्पृश्यता जिसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत, इसको भी आप आगे देखिए। इस शब्द को न तो संविधान में, मैंने अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, मतलब संविधान में जो आर्टिकल 17 लिखा है ना, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इस शब्द अस्पृश्यता का प्रयोग ना संविधान में किया गया और न ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 में किया गया है। इसमें परिभाषित इनको नहीं किया गया है। इनको कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होगा, इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक, तो इनका परिभाषा न आपके संविधान में है अस्पृश्यता का, और नहीं दोस्तों आपके अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में। आगे देखते हैं। इसको सर्वप्रथम परिभाषित करने का प्रयास किसने किया? किसका? अस्पृश्यता का मतलब। इसको सर्वप्रथम परिभाषित करने का मतलब, इस शब्द को परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास मैसूर उच्च न्यायालय, मैसूर हाईकोर्ट ने किया था और कहा था कि इस शब्द का व्याकरणीय दृष्टिकोण से परे ऐतिहासिक है। अर्थात यह व्याकरणीय दृष्टि से इसका मतलब मत खोजिए, यह व्याकरणीय रूप से ज़्यादा इसका महत्व ऐतिहासिक रूप से है। अर्थात ऐतिहासिक रूप से इसका महत्व है, तो इसका संदर्भ कुछ वर्ग के लोगों के साथ जन्म तथा जाति के आधार पर सामाजिक निर्योग्यताएं हैं। तो उस हाईकोर्ट ने कहा कि इसका संदर्भ, इसका मतलब कुछ वर्ग के लोग, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ग हैं, उन वर्ग के लोगों के साथ वो किस वर्ग में जन्म लेते हैं और वो किस जाति के आधार पर, किस जाति में जन्म लेते हैं, किस जाति के हैं, उसी के आधार पर उनमें सामाजिक स्तर पर निर्योग्यताएं देखी जाती है कि योग्य है और ये अयोग्य है। ऐसी मानसिकता जो होती है उसे ही आप अस्पृश्यता मानते हैं। जो पहली बार मैसूर हाई कोर्ट ने, मैसूर उच्च न्यायालय ने इसके बारे में कोशिश किया था। ठीक, तो अस्पृश्यता का अंत हो गया। और याद रखिएगा, इसी में पूछता है एक बात, अनुच्छेद 17 में लिखा दूं मैं कि एकमात्र अनुच्छेद 17 ही है, अर्थात अस्पृश्यता मतलब किसे छुआछूत मान रहे हैं। दोस्तों अनुच्छेद 17 इकलौता ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। अर्थात इसमें आप किसी भी तरीके से किसी के साथ भी कोई भी छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता वाला हरकत करते हैं तो उसमें किसी को संरक्षण प्राप्त नहीं है, सबको जेल होगा। इसलिए याद रखिए, किस अनुच्छेद का कोई भी अपवाद नहीं है, तो अपने अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, कोई अपवाद, अस्पृश्यता का जो अंत है, इस अनुच्छेद का कोई भी अपवाद नहीं है, मतलब किसी को संरक्षण प्राप्त नहीं है। जो भी व्यक्ति आज के युग में अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव मानता है, उस व्यक्ति को सजा होना अनिवार्य है। इससे कोई भी अपवाद नहीं है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 17 में। ये पूछता है कि एकमात्र अनुच्छेद 17 ही है जिसका कोई अपवाद नहीं है, बाकी सबके अपवाद मिलेंगे आपको, हर एक अनुच्छेद में अपवाद मिलेगा, हमारे इस अनुच्छेद में कोई अपवाद नहीं है। ठीक, ये पूछे दूसरा, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम कब आया था? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम उन्मूलन अधिनियम 1955 में आया था, ये बात भी याद रखिएगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 या उन्मूलन अधिनियम 1955। ठीक, जिसमें अस्पृश्यता सब आ रहा था, इसलिए इसको बाद में 55 से हटा करके 76 में कर दिया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम CRPA क्या कर दिया गया? तो 55 में आया, हाँ सर, इसको 76 में कर दिया गया, क्षेत्रीय है ना, हाँ 76 में कर दिया गया क्या? CRPA सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक, ये कर दिया गया। और बाद में इससे और का है, इसका नाम बदल के क्षेत्र वाले का और फिर नाम बदल करके इसको कर दिया गया 1979 में, क्या? SC/ST एक्ट, जो आप वर्तमान में सुनते हैं। यार भाई पंगा मत लेना, SC/ST एक्ट लग जाएगा तेरे ऊपर। अरे वो SC वर्ग का आदमी था, वो ST वर्ग का आदमी था, तो उसके लड़ाई झगड़ा करेगा तो ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। दोस्तों यही SC/ST एक्ट है 1979 वाला, आप ऐसे सुनते हैं ना। हाँ, तो भैया SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगेगा? जब आप इस घृणित मानसिकता से चल रहे हैं कि आप भेदभाव कर रहे हैं तो लगना चाहिए आपके ऊपर। मगर हाँ, इसका कई लोग गलत प्रयोग भी करते हैं
कि कोई व्यक्ति को डराने धमकाने के लिए भी उसको बोलते हैं तू मेरा काम कर या तो मैं तेरे ऊपर झूठा केस कर दूंगा SC ST लगा करके। और इसमें क्या होता है कि SC ST एक्ट के तहत जमानत भी नहीं मिलती, अगर किसी को जेल होती है तो जमानत भी नहीं मिलती, इसलिए इस लोग डरते हैं इससे। और इसमें आपको एक और रिपोर्ट भी बता दूं, हाल ही के रिपोर्ट में इसमें जितने भी केस हुए उसमें से अधिकांश केस फर्जरी थे, फॉल्स थे, झूठे निकले हैं। हाँ, और कुछ केस सत्य भी थे, है ना, तो सत्य लोग सजा मिलना चाहिए। और जो झूठे केस कर रहे हैं इसके खिलाफ भी एक नियम बनना चाहिए कि झूठा केस करता है उसको वापस से पुनः सजा मिलना चाहिए। ठीक, चलिए, तो सुधार की जरूरत है, ये आपको पता चल गई। तो 17 भी आप जान गए, जितना जुड़ा हुआ जानना था आपको सब चीज़। चलिए, इसका कोई अपवाद नहीं है, याद रखिएगा 17 का। भारत के देखिए PYQ क्वेश्चन भाई, तो शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती वाले जो मेरे भाई बंधु है, आपको प्रीवियस ईयर में आया वो क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17। क्या उसमें अनुच्छेद 17 परिभाषित है? अस्पृश्यता शब्द परिभाषित है? नहीं, तो अनुच्छेद 17 हो गया C। आ गया आर्टिकल 18, ठीक, हाँ, उपाधियों का अंत, है ना, उपाधियों का अंत। भाई उपाधि क्यों जरूरी है, उपाधियों का अंत करना क्यों जरूरी है, आज आपको मैं समझाऊंगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। सर अनुच्छेद 18 में क्या है? सर देखिए, पहले 14 था, विधि के समक्ष सभी समान हो। सर फिर 15 था आपका, क्या था 15? याद कीजिए कि सामाजिक रूप से सभी समान हो। जब आप कानून के समक्ष समान हो गए तब समाज में समान हो जाए, 14 और 15 हो गया। सर 16 क्या हो गया आपका, बताइए कि सर आपको जो पब्लिक नियोजन है, सार्वजनिक नियोजन, लोक नियोजन, अर्थात जो भी गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, पब्लिक कोई एग्जाम करवा रही है, उसमें आपके साथ विशेष आपको अवसर प्रदान किया जाए, है ना, तो अभी आपके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, विशेष अवसरों की समानता, आपको उस अवसर में बराबर रूप से बैठने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, तो आपको समानता प्राप्त हो उन अवसरों में बैठने की। हाँ, तो ये 16 में मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपका हो रहा है तो उसमें आप भी बैठ सके, इसको आपको उस अवसर में बैठने की समानता प्राप्त हो, ये बात था। लोक नियोजन या सार्वजनिक नियोजन के अवसरों पर बैठने की समानता प्राप्त हो, लोक नियोजन के अवसरों की समानता, क्योंकि 16 तो 14 विधि के समक्ष समानता, 15 सामाजिक समानता, 16 लोक नियोजन के अवसरों की समानता, 17 उपाधियों का अंत, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 आगे दोस्तों आपके उपाधियों का अंत। ठीक, तो ऐसे ही आपको भी याद रहना चाहिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान, जब हम उपनिवेश थे अंग्रेजों के, अर्थात जब हम अंग्रेजों के भारत उपनिवेश था, जब हम उनके यहाँ वो राज करते थे, शासन करते थे, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान दी जा रही उपाधियों जैसे राय बहादुर, दीवाने खां, इसको समाप्त करने के लिए यह प्रावधान किया गया। और पढ़िए, राज्य केवल सेना तथा विद्या में ही उपाधियां देगा, अन्य में नहीं। मतलब जो आपके भारत की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी स्थानीय सरकार, वो केवल सेना में और केवल विद्या में, इन दो ही सेक्टर में उपाधि दे सकता है। सेना और विद्या में ही कोई व्यक्ति अपनी उपाधि का प्रयोग कर सकता है, और किसी भी मायने में उसको अब उपाधि रखने का हक नहीं है, तो उपाधियां देगा, अन्य में नहीं। 4 प्रकार के पुरस्कार वर्तमान में दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो इनमें भी आपको इसको आप अपवाद मानेंगे, मतलब इसको आप अंतर नहीं मानेंगे, मतलब इसमें आप भेदभाव नहीं मानेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको सेना क्षेत्र में कोई उपाधि मिल रहा है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है, तो आपको उसको भेदभाव, उसको उस उपाधि का अंत करने की जरूरत नहीं है, वो कोई भेदभाव नहीं है। कोई विद्या में डॉक्टर इंजीनियर अपने नाम के आगे लगाता है, तो दोस्तों वह उपाधि जो मिली उनको डॉक्टर इंजीनियर की, वह कोई भेदभाव नहीं, इसलिए उसका अंत करने की जरूरत नहीं है। कोई भारत रत्न मिला, कोई पद्म विभूषण मिला, कोई पद्म भूषण मिला, कोई पद्मश्री मिला, इनको भैया अपने इनको जो पद मिल रहा है, इनको इसका अपवाद नहीं है उपाधियों के अंत का। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। ये पुरस्कार है, उपाधियां नहीं, क्योंकि ये भाई पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार है, पद्म विभूषण पुरस्कार है, पद्म भूषण पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार है, तो ये पुरस्कार है, उपाधियां नहीं। इनमें 3 पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये पुरस्कार रिपब्लिक डे विनर के तहत विशेष योग्यता या किसी असाधारण कार्य के लिए बदले दिए जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पुरस्कारों का प्रयोग न तो उपसर्ग और न ही प्रत्यय, नाम के पहले न नाम के बाद किया जाए, अर्थात इनका ना नाम के पहले प्रयोग किया जाए न नाम के बाद प्रयोग किया जाए। किनका? कि मैं पद्मश्री हूँ, मैं भारत रत्न हूँ, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में। कोई व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता, जैसे मैं बोलिया भारत रत्न प्राप्त करता प्रतीक कुमार सिंह आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है बोले, और न ही नाम के पहले बाद में कि प्रतीक कुमार सिंह जो भारत रत्न प्राप्त करता है आ रहे हैं, ऐसा नहीं प्रयोग करना है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पुरस्कार को प्रयोग न तो उपसर्ग और न ही प्रत्यय किया जाएगा। ठीक है,
1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया था। तर्क था राजनीतिक दुरुपयोग। इसका बीजेपी ने इसका आवाज़ उठाया था कि इस टाइटल का प्रयोग लोग नहीं करेंगे, मैं भारत रत्न हूँ, मैं पद्म विभूषण हूँ, पद्मश्री हूँ। इसका तर्क था, इसका तर्क क्या दिया था बीजेपी वालों ने, भारतीय जनता पार्टी ने? तर्क था कि राजनीतिक दुरुपयोग लोग इसका करते हैं, अर्थात लोग बोलते हैं कि मैं पद्मश्री प्राप्त करता हूँ, मैं पद्म विभूषण प्राप्त करता हूँ, तो मुझे वोट दीजिए, मुझे चुनाव दीजिए। ऐसा गलत लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया था इस चीज़ को 1977 में। लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः शुरू किया था कि जिसका सत्ता है वो तो करेगा, क्योंकि हर सरकार अपने ही चहेते लोगों को तो पुरस्कार बांटती है ना। नोट, इन पुरस्कारों को देने के लिए एक समिति गठित की जाती है जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं तथा सदस्य विपक्ष से होते हैं। तो इसको पुरस्कार जो आपको मिला 4 पुरस्कार, वो कैसे होती है, उसके लिए एक समिति बनती है, उस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें विपक्ष के जो है वो भी सदस्य होते हैं। 1954 से आरंभ हुआ है आपका जो पद्म पुरस्कार सही सब। कोई भी सार्वजनिक, कब से, 1954 से, याद रखिएगा, पूछता है बार बार। कोई भी सार्वजनिक पद को धारण करने वाला व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भी भेंट राष्ट्रपति को अनुमति के बगैर नहीं लेगा। इसका मैं कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक पद धारण किया हुआ है, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट नौकरी में है, कोई भी सार्वजनिक पद को धारण कर लिया है, तो वह व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भी भेंट राष्ट्रपति को अनुमति के बगैर नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए आज मैं कलेक्टर बन जाता हूँ, मैं भैया कल विधायक बन जाता हूँ, सांसद बन जाता हूँ, तो कोई विदेशी राज्य मुझे कोई भेंट या पुरस्कार देना चाहता है तो मैं डायरेक्ट उससे भेंट या पुरस्कार नहीं ले सकता। अगर मैं सार्वजनिक पद पे हूँ तो मुझे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा कि राष्ट्रपति साहब, मुझे अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भेंट देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं, तो क्या मैं प्राप्त करूँ? तो जब वो राष्ट्रपति जी परमिशन देंगे, राष्ट्रपति जी की अनुमति होगी तभी मुझे मिलेगी, और मना कर देंगे तो नहीं होगा। अर्थात राष्ट्रपति जी की अनुमति के बगैर मैं वह भेंट भी स्वीकार नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ठीक, अब इसे मैं आपको बात बताता हूँ सर। अनुच्छेद 18 जो है ये तो आप पढ़ लिए कंटेंट। ठीक, कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत क्यों किया गया। दोस्तों आप खुद सोचिए कि आप सब नॉर्मल लोग बैठे हुए हैं किसी मेले में, सदन में, भवन में, है ना, और वहाँ अचानक आप मूवी देखने गए, आप सोचिए पीवीआर में, सिनेमा, कहीं भी आप गए, थिएटर कहीं भी आप गए, और जैसे एक आदमी आ रहा है तो बामुलायदा होशियार सभी लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति आ रहे हैं, ऐसा बोलेगा तो भैया उससे आपके मन में, हालांकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बोले कि राय बहादुर साहब आ रहे हैं, खान खाना साहब आ रहे हैं, ऐसी उपाधियां जो दोस्तों दी जाती हैं, है ना। तो अगर ऐसी उपाधियां हैं तो उससे क्या होता है सर, ऐसी उपाधियां अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे लगवा के प्रवेश करता है, अपने नाम के आगे लगाता है, तो दोस्तों जो देखने वाले दूसरे लोग हैं ना, जो उस उपाधि को, उस पद को धारण नहीं किए हैं, उनको ना, उनसे ना अपने आप को छोटा मानने लगते हैं, संकीर्ण मान लगते हैं कि अरे यार इतना बड़ा आदमी है, मैं इतना छोटा आदमी हूँ, मेरी क्या हैसियत औकात इसके सामने। तो कहीं ना कहीं ये वैचारिक स्तर पे दोनों के बीच में दूरी ला दिया कि नहीं। ये जो आदमी है ये उस आदमी से बात करने में हिचकेगा कि नहीं, हिचक खाएगा कि नहीं, यस। तो ऐसे हिचक हट जाए, भेदभाव ना रहे, लोग एकदम एक दूसरे से इंसान की तरह मिले, किसी विशेष उपाधि की तरह ना देखें, इसलिए दोस्तों इन उपाधियों का अंत किया गया, है ना। मगर जो सेना का क्षेत्र में है वहाँ पर उपाधि रहेगी। भाई अगर कोई व्यक्ति अपने नाम का लिखता है कर्नल प्रतीक सिंह, ब्रिगेडियर प्रतीक सिंह, कैप्टन प्रतीक सिंह, ये समझाने के लिए ले रहा हूँ, इसमें अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं जैसे सब शिक्षा में इंजीनियर प्रतीक सिंह, डॉक्टर प्रतीक सिंह, साइंटिस्ट प्रतीक सिंह, तो सैन्य और शिक्षा क्षेत्र में जो अगर मैं किसी उपाधि का प्रयोग करता हूँ दोस्तों, तो वह इसका अपवाद नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर मेरे नाम के कोई क्या लिखता है, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, तो प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, मुझे भी इनके जैसा बनना है, देखो इनका क्या रुतबा है, क्या इनको पद है, क्या होता है, ये देश के लिए इतना सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस उपाधि को अंत नहीं किया गया। दूसरा शिक्षा वाला लेते हैं, और कोई इंजीनियर, डॉक्टर ये कहलाते, तो आप खुद बताइए, आज वो इंजीनियर, डॉक्टर देता है, आपके मन में सम्मान की भावना आती है कि हीन भावना आती है? सम्मान की, यार मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ, साइंटिस्ट बनाऊँगा, मुझे भी करना है। इसलिए सैन्य और आपका शिक्षा, इस क्षेत्र की उपाधियों का अंत नहीं किया गया। बाकी जितने भी उपाधि थे, शेर खान, खाने खा, ये भारत, ये वो 3 लाख, जो जितने भी नाम थे जो अंग्रेजों ने दिए थे, लॉर्ड, है ना, ये सब चीज़ें दोस्तों समाप्त कर दी गई, ताकि लोगों में कभी भी उन उपाधियों की वजह से भेदभाव ना पनपे, मन में हीन भावना ना पनपे। क्लियर हो गई बात है? यस, ये शायद यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है। और दोस्तों नाम क्या है, भारत रत्न लगता है, पद्म विभूषण लगता है, पद्म भूषण लगता है, पद्मश्री लगता है, क्योंकि ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है ना। ठीक, चलिए
हालांकि इसका भी विरोध किया गया था बीजेपी द्वारा 1977 में, और 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः शुरू कर दिया था। क्लियर हो गई बातें? ठीक। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पुरस्कारों का प्रयोग न तो उपसर्ग की तरह हो, न प्रत्यय की तरह, अर्थात ना आप इसको नाम के आगे प्रयोग कीजिएगा, ना नाम के पीछे प्रयोग कीजिएगा। इन उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंतर्गत प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है, असत्य बताना है। नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, या सत्य नहीं है या असत्य है? क्या वही तो सत्य है कि कोई भी नागरिक नहीं, वो था। ठीक, देखते हैं आगे। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दोस्तों यही इसका गलत बात है कि राज्य विद्या और सैनिक विशिष्टता हेतु उपाधि तो प्रदान करता है ना, उसको तो रखना है ना उपाधि, उसका उपाधि आप प्रयोग कर सकते हैं, तो यह नहीं करेगा बोला, तो अर्थात ये गलत है। बाकी ये दोनों सही हैं। नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, कि हमारे देश का नागरिक किसी विदेश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी मान लीजिए, हमारे भारत में राज्य के अधीन लाभ के पद पर, मगर वो विदेश का और हमारे देश के अंतर्गत किसी भारत के अधीन लाभ, राज्य के अधीन सरकार के अंतर्गत लाभ के पद को धारण किया हुआ है, तो भाई इस समय हमारा सरकारी कर्मचारी हो गया वो। तो किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि, चाहे उसका खुद का विदेश वाला उसका खुद का देश हो, ठीक है, या उसको कोई और दूसरा विदेशी देश हो, वो किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये भी बात सत्य है। तो ये भी सत्य है, बी भी सत्य है। केवल असत्य है यही कि उपाधि विद्या और सैनिक विशिष्टता है तो उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये गलत है, क्योंकि इसमें विद्या और सैनिक विशिष्टता है तो उपाधि प्रदान किया जाता है। तो सी गलत है, बाकी सब सही है, डी का तो मतलब ही नहीं है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको खुद समझ है कि भाई एग्जाम में आएगा तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, तो शिक्षक सहायक शिक्षक वाले भैया आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही होने वाला है। चलिए, तो यह भी आपका भैया होता है समाप्त। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। 14 में सर विधि की समक्ष समानता, 15 में सर सामाजिक समानता, 16 में सर आपके क्या बोलते हैं सरकार सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता, 17 सर आपको अस्पृश्यता का अंत, 18 दोस्तों आपके उपाधियों का अंत। 14, 15, 16, 17, 18 यहीं पे आज क्लास का मैं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने जानने ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर आपको कुछ भी लग रहा है कुछ मैं नया सीख रहा हूँ, जानो अपने देश के बारे में, तो दोस्तों ज़रूर उसके बारे में बताइए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके कि कैसा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाना, तो मैं इसमें और मेहनत करूँ, है ना, और आपके लिए कंटेंट लाऊं। ठीक है, चलिए, तो ये अपनी वाड़ी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है। आप सबके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।